शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम आज पहली जो न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो ओणम त्यौहार से रिलेटेड है। ओणम त्यौहार की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि केरल राज्य से संबंधित है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड हम देखेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि ओणम त्यौहार न्यूज़ में क्यों रहा है। ओणम एक मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है केरला का। हार्वेस्ट फेस्टिवल हम किसको बोलेंगे? फसल से इसको रिलेट करके देख सकते हैं आप। कई सारे त्यौहार ऐसे रहते हैं जैसे कि नई फसल के आगमन पर कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे रहते हैं फसल के पकने पर उनको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ कटाई के टाइम सेलिब्रेशन होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में इनको हमने डिवाइड कर दिए हैं। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं सम्मान देने के लिए असुर किंग महाबली। तो जो असुर राजा थे महाबली, वो अपने घर वापस आते हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ये जो राजा किंग महाबली हैं, इन्होंने केरल में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए थे। ओणम इज सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ चिंगम। तो जो चिंगम का महीना है, जब ये स्टार्ट होता है तभी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब आप सोलर मलयालम कैलेंडर कुल्ला वार्षम, और ये पड़ता है अगस्त या फिर सितंबर के महीने में हर साल। तो इस बार जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। ये जो फेस्टिवल है लगभग 10 दिनों तक चलता है एंड क्यूमुलेट विथ थिरुवोनम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। इसमें से आपको एक इम्पॉर्टेंट डे देखने को मिलेगा जिसका नाम है थिरुवोनम। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट डे रहता है। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए फेस्टिवल ऑफ पेडी हार्वेस्ट। पेडी हार्वेस्ट मतलब इस टाइम में पेडी की जो फसल है वो पक गई है, अब उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको हम मना रहे हैं। इस फेस्टिवल के दौरान में यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसी ड्रेस में आते हैं उनका जो कि ट्रेडिशनल एटायर होता है। ट्रेडिशनल जो उनका पहनावा है, एटायर का मतलब होता है पोशाक। एंड प्रिपेयर द ओनम सद्या एंड टेक पार्ट इन वेराइटी ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ये ओणम सद्या करते हैं। इसके बाद बहुत सारी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। पूकोलम, रंगोली मेड विथ फ्रेश फ्लावर, फूलों से रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद वल्लम काली, बोट रेस, यहाँ पर बोट रेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पुली काली, टाइगर डांस होता है, ओणम डांस होता है, मास्क डांस होता है। इस प्रकार से ये सारी एक्टिविटीज़ इस ओणम त्यौहार में मनाए जाते हैं। अब हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और न्यूज़ को देखते हैं कि जैसा कि इस पिक्चर में आप क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर लोगों ने टाइगर की पोशाक पहनी है। टाइगर की पोशाक पहने हुए हैं और यहाँ पर ये नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इसके पहले देखा था, यहाँ पर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ में टाइगर डांस भी शामिल है। तो यहाँ पर टाइगर डांस, जिसको हम पुलुकल्ली बोलते हैं, तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट लोग हैं पुलुकल्ली मतलब टाइगर डांस का परफॉर्मेंस दे रहे हैं थिरुसूर में फ्राइडे के दिन। ये जो दिन होता है ओणम सेलिब्रेशन का एंड दिन माना जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया का सूर्य मिशन से रिलेटेड है। इंडिया का जो सूर्य मिशन है, इसको केंद्र सरकार की तरफ से आदित्य L1 नाम दिया गया है। तो इस आदित्य L1 को सरकार क्यों भेज रही है, क्या क्या इसके पीछे मकसद है, इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। इंडिया का जो पहला सोलर मिशन है, पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसको जो है एक सैटेलाइट है, PSLV बोलते हैं, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर के माध्यम से श्रीहरिकोटा से 11:50 पर छोड़ा जाएगा सैटरडे के दिन, ऐसा बताया जाता है।
फ्राइडे के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कमेंस किया था 23 घंटा 40 मिनट का काउंटडाउन इस लॉन्च के लिए, मतलब आदित्य 1 की लॉन्चिंग मिशन के लिए। लगभग 63 मिनट आफ्टर लिफ्ट ऑफ द सैटेलाइट सेपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस एस PSLV will launch the Aditya L1 spacecraft into highly eccentric earth-bound orbit at around 12:53। अब ये जो PSLV C57 या फिर आदित्य L1 मिशन है कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन इन्वॉल्विंग इसरोज वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल। अभी तक देखा जाए सबसे लंबी दूरी इसके माध्यम से तय की जाने वाली है इसरो के द्वारा। फिर भी यदि देखा जाए ये जो लॉन्गेस्ट ऑफ द PSLV मिशन है इज स्टिल द 2016 PSLV C35 मिशन विच वाज कंप्लीटेड 2 hours 15 मिनट एंड 33 सेकेंड ऑफ लिफ्ट ऑफ। इसके पहले 2016 का सबसे लंबा मिशन बताया जा रहा है कि कितने घंटे कितने मिनट का था, तो 2 घंटा 15 मिनट और 33 सेकेंड का रहा था लिफ्ट ऑफ के बाद में। जब हम इसको लॉन्च कर देंगे तो ये अर्थ बाउंड ऑर्बिट में 16 दिन तक रहेगा, ड्यूरिंग विच इट विल अंडरगो 5 मैन्यूवर टू गेन नेसेसरी वेलोसिटी फॉर इट्स जर्नी। इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा सा धक्का दिया जाएगा, तब एक कक्षा से दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, ऐसे इसकी कक्षाएं बढ़ाते हुए हम इसको कहाँ पहुँचा देंगे, सूरज के किनारे हम इसको पहुँचा देंगे। आदित्य L1 लगभग यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। कितना मिलियन किलोमीटर? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ये रहेगा हमारी पृथ्वी से। डायरेक्टेड टुवर्ड द सन, दिस इज अबाउट 8% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसका मात्र 1% हिस्सा ही कहना चाहिए यहाँ पर कवर हो पा रहा है। आदित्य L1 में जो पेलोड लगाया गया है इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा। इसके माध्यम से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कोरोनल हीटिंग से रिलेटेड कि कोरोनल हीटिंग आखिर है क्या, कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, डायनेमिक ऑफ स्पेस वेदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ साथ में प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, यहाँ पर प्रोपेगेशन वर्ड यूज़ किया गया है। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार करना, प्रसारण करना, फैलाव करना। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं जिसमें यूरोपियन एजेंसी ने किस प्रकार से आदित्य L1 को सपोर्ट करने की बात करी है, इसको हम समझेंगे। ESA ने प्रोवाइड किया है सपोर्ट फ्रॉम इट्स 35 मीटर डीप स्पेस एंटीनास ओवर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एंड अर्जेंटीना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट इसके 35 मीटर के डीप स्पेस एंटीनास के माध्यम से कुछ देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एंड अर्जेंटीना को। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी विच हैज़ प्रोवाइडेड ए क्रूशियल सपोर्ट टू इसरो टू मॉनिटर द चंद्रयान 3's हेल्थ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोवाइड किया था हमें कुछ क्रूशियल सपोर्ट, किसको? इसरो को, ताकि मॉनिटर किया जा सके चंद्रयान 3 के हेल्थ को। ये हमें सपोर्ट करेगा आदित्य L1 मिशन के लिए और प्रोवाइड करेगा डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विसेज इस मिशन के लिए। ESA का जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ डीप स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन है एंड यूज़ ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड, इसके माध्यम से हमारा जो पार्टनर ट्रैक है, कमांड है एंड रिसीव कर पाएगा डेटा फ्रॉम देयर स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम। एक जगह से दूसरी जगह कैसे करके इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, कैसे करके डाटा का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये चीज़ संभव हो पाएगी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसा कहना है रमेश
चैलाथुरई का, ESA सर्विसेज मैनेजर एंड ESA क्रॉस सपोर्ट लियासन ऑफिसर फॉर इसरो। इसके बाद भारत और नेपाल के रिलेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में चाइना की तरफ से एक बाउंड्री वाला मैप तैयार किया गया है। उस बाउंड्री में अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना ने अपना हिस्सा बताया है, अक्साई चीन वाले एरिया को भी अपना हिस्सा बताया है। तो इस प्रकार से चाइना कई बार नए नए मैप रिलीज़ करते रहता है, लेकिन इंडिया का कहना है देखिए मैप के रिलीज़ कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ सही है, जो बात हमेशा से सत्य रही वो हमेशा सत्य ही रहेगी, आप कितने भी इस प्रकार के मैप रिलीज़ कर लें। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इंटरनेशनल तौर से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस मैप का विरोध करने में भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल ने फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल कमेटी को कहा है टू ऑनर द पॉलिटिकल मैप इंडोर्स्ड बाय इट्स पार्लियामेंट 3 years ago as it rejected China's new national map that shows tertiary of Himalayan nation considered its own as part of India। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाल और चाइना के बीच में भी थोड़ा सा विरोध यहाँ पर खड़ा हो गया है। चाइना ने मंडे के दिन में रिलीज़ किया था एक न्यू मैप को, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपू लेक एरियाज, जिनको नेपाल कंसिडर करता है कि वो हमारी टेरिटरी है, इसको वर शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया। दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है कि जो चीज़ें हमारी हैं उसको आप इंडिया का पार्ट दिखा दे रहे हैं और इंडिया के कुछ हिस्से को आप कह दे रहे हैं कि हमारा हिस्सा है। ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। तो जब जो है चाइना का न्यू स्टैंडर्ड मैप इसके ऊपर क्वेरी चल रही थी, तो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने रिट्रेटेड किया था अपनी पोजीशन regarding the political map that parliament endorsed in 2022। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि भारत और यूएस के रिलेशनशिप को बताता है। भारत और यूएस के रिलेशनशिप में कंटिन्यू सुधार हमको देखने को मिल रहा है। भले ही भारत रसिया के करीब चला गया हो, लेकिन आज के समय में कंडीशन ऐसी हो गई है कि अमेरिका भी हमारा सपोर्ट चाहता है। हमारा सपोर्ट इसलिए चाहता है ताकि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के चाइना को रोक सकें, चाइना का जो एग्रेशन है उसको कम किया जा सके। एक मेन रीज़न इसका यही है। तो अभी हाल फिलहाल में GE डील हुई है, जिसके चलते चलते इंडिया और यूएस की जो टाई है एक नए ऑर्बिट में पहुंच गई है। क्या नाम रखा गया है इस डील का? GEHAL। GEHAL मतलब अमेरिका की कंपनी और इंडिया की कंपनी HAL के बीच में एक डील साइन हुई है, जिसके अंतर्गत आप इस प्रकार से ये जो इंजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, GE एविएशन फॉर सप्लाई ऑफ इंजन फॉर तेजस का जो इंजन है अब भारत में ही बन पाएगा। इसके लिए GE एविएशन जो कि ठीक है अमेरिका की कंपनी है, ये हमारे साथ में HAL के साथ में काम करने वाली है। इसके लिए 5,375 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके माध्यम से हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होने वाली, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। अब जो अमेरिका की कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी हमको दे रही है, साथ ही साथ में हम उस कंपनी से उसको बनाने की टेक्निक सीख सकते हैं। इसके अलावा कैसे करके हमको इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना है और कैसे करके इनके माध्यम से जेट इंजन बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये लैंडमार्क डील मानी जा रही है GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच में। इसमें इंक्लूड है कुछ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा एंड इसके साथ साथ में इंडिया में जेट इंजन बनाए जाएंगे एंड लाइसेंसिंग का अरेंजमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पर करी जाती है। वहीं यदि हम अमेरिकन साइड की बात करें तो अमेरिका को भी इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। पहले नंबर का जो फ़ायदा मिलेगा वो ये है कि यदि अमेरिका भारत के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहता है या फिर टच में रहता है,
तो वहाँ जो रहने वाली इंडियन कम्युनिटीज़ है वो सीधे सीधे उनकी वोट बैंक बन जाएगी। एक रीज़न ये भी है अमेरिका का हमारे इतने ज़्यादा करीब आने का। वहीं यदि हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको हम बढ़ावा देंगे, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उनको हम मेंटेन करके चलेंगे। इसके साथ साथ में जो डिफेंस डिटरेंस है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है, इसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। अब हाल फिलहाल में ये डील ऐसे टाइम में हुई है, एकदम सही टाइम हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर में टेंशन काफ़ी कुछ चल रहा है। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड है। सबसे पहले इस्लामोफोबिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इस्लामोफोबिया न्यूज़ में रहा था। हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान के द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया है, जिसे लेकर भारत द्वारा चिंता व्यक्त करी गई है। यहाँ पर हमको बार बार इस्लामोफोबिया वर्ड यूज़ किया जाएगा, बार बार इस्लामोफोबिया हमको सुनाई देगा। तो इस्लामोफोबिया इस प्रकार से मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करना है, मुसलमानों के प्रति हमें पूर्वाग्रह से भर देता है इस्लामोफोबिया, जिसके माध्यम से हम मुसलमानों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया की बात करी जा रही है, इस्लामोफोबिया इंडिया के संदर्भ में अभी किस कंडीशन में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर के है। अब वो यदि जैसे कि कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में ज़्यादातर उनको ये कहा जाता है कि स्कूल में आप बुर्का पहन करके नहीं आ सकती। एक चीज़ ये हो गई। दूसरे नंबर की बात ये हो गई कि इस्लामोफोबिया के अंतर्गत एक समुदाय वाले लोग क्या काम करते हैं, गलत अवधारणा फैलाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के प्रति लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये भी इस्लामोफोबिया के अंतर्गत आ ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत सारे नियम कानून देखने को मिलेंगे। जैसे कहीं पर बोला जाता है कि ये जो ऊंचे ऊंची मीनारें हैं इनको आप मत रखिए, ये बंदूक की गोली दिखाई देती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा हो गया है कि अमेरिका में जो 26/11 का अटैक हुआ था उसके ऊपर पूरा का पूरा जो आरोप है मुस्लिम का लगा दिया जाता है। भारत में कई प्रकार से और भी ऐसे के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में इस्लामोफोबिया जैसी घटनाएं अभी भी होते रहती हैं और इसको हमें रोकने की ज़्यादा ज़रूरत है। सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। कि अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट घटित हुआ था, खुब्बापुर विलेज पड़ता है मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक मुस्लिम बॉय वहाँ स्लैप्ड बाय हिज क्लासमेट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर टीचर इज़ इस्लामोफोबिक। यहाँ पर देखा जाए तो क्या घटना घटित हुई है कि दोनों लोग जो है त्यागी कम्युनिटी के हैं, वो महिला भी है और ये लड़का भी है। शायद ये महिला की बात ना करके यहाँ पर एक जो लड़का जो कि इसको थप्पड़ मारता है वो हो सकता है। मैडम कहती है कि ये मुसलमान है, मारो तो ज़रा इसको एक थप्पड़। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिली हैं। महिला टीचर इस्लामोफोबिक प्रवृत्ति की रही है। इसके बाद इस केस की जांच पड़ताल होती है तो इसके माध्यम से पता चला है कि दोनों विक्टिम और परपिट्रेटर एक ही क्लान से रिलेटेड हैं, त्यागी कम्युनिटी से आते हैं। दलित हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस दे शेयर ए कल्चरल बॉन्ड। वहीं यहाँ पर जो पाए जाने वाले दलित लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन के हैं। Despite hailing from different religion, they share a cultural bond। इसके अलावा भी इन लोगों के बीच में भी हमको कल्चरल बॉन्ड अभी भी देखने को मिल जाता है।
मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2013 में, इससे डायरेक्टली जो है यूपी कनेक्ट नहीं था। एंड हैज़ एन एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री ऑफ सोशल हार्मनी बिटवीन हिंदू त्यागीस एंड मुस्लिम त्यागीस। और इसने कुछ अच्छी बात कही जिसके माध्यम से हिंदू त्यागी और जो मुस्लिम त्यागी है वो लोग समाज में अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं। इस्लामोफोबिया ग्लोबल फेनोमेनन क्या कहता है? बट द सोर्स एंड इश्यूज फ्रॉम विच इट इमिनेट्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। इसका जो स्वरूप है ना, एक क्षेत्र में अलग है तो दूसरे क्षेत्र में अलग है। वहीं भारत में किस प्रकार से इस्लामोफोबिया आज के टाइम में मौजूद है, तो ये जो चीज़ है ना, आप अंतर कर पाएँ ऐसा बहुत ही कम हो पाता है। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें, इस्लामोफोबिया, कम्युनलिज्म एंड इंटॉलरेंस आर सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर दो रीजन बताए जा रहे हैं, एक तो जातिवाद को बढ़ावा देना और दूसरा जो है इंटॉलरेंस की भावना रखना, दूसरा जो है कहीं पर टॉलरेंस की प्रोवाइड नहीं करना। द के कॉन्सेप्ट यूज टू एक्सप्लेन द ट्रबल्ड हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। अगले किस्म का जो यहाँ पर इस्लामोफोबिक पिक्चर आपको दिखाने वाले हैं, ये वाली जो पिक्चर है सीधे सीधे रिलेट करती है लिंचिंग के मामलों को लेकर के। कभी कभी क्या है, केवल शक के आधार पर भीड़ किसी मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देती है और मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। गिवन द राइजिंग नंबर ऑफ मुस्लिम विक्टिम फ्रॉम काउ विजिलेंटिज्म, इट नीड्स टू बी सीन एज इस्लामोफोबिया बाय अदर मीन्स। अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी होना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए, तभी हो पाएगा जब हम इसके लिए एक दो शॉप खोल लेंगे। इसके बाद कुछ और जो मुद्दे उठाए जाते हैं यूरोप में, जैसे कि जो बड़ी बड़ी ये जो मीनारें बनाई जा रही थी ये ना बनाई जाए, ऐसा बोला जाता है। इसके साथ साथ में 26/11 जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एंड यहाँ पर कुछ मेजर डिस्प्यूट हैं इस्लामोफोबिक प्रवृत्ति को लेकर के, जैसे कि बाबरी मस्जिद से केस कहाँ चला गया? ज्ञानवापी मस्जिद चला गया। बट दीज आर मोर रिलेटेड टू पावर स्ट्रगल दैट परटेन टू मुस्लिम रूलर एंड अकाउंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। दूसरी नंबर की जो बात करी जाती है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं ना, अपने जब नमाज अदा करते हैं उस टाइम में लाउड स्पीकर लगा करके लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिए कि ना केवल यही लोग बस लगाते हैं लाउड स्पीकर, इसके साथ साथ में हमारी जैसी कमिटी के जो लोग हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार के स्पीकर यूज़ करते हैं। तेज़ हल्ला गुल्ला वाले एरिया में यदि आप चले जाओगे तो लगभग इसी के बराबर या फिर इससे थोड़ा बहुत कम ही अंतर आने वाला है।